नमस्कार, मैं हूं मंदार फंडसे और आप देख रहे हैं मिरर नाउ। मिरर नाउ के साथ पूरे टाइम्स नेटवर्क के साथ आज हमारे साथ बातचीत इस समय हो रही है महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल से। दिलीप वळसे पाटिल एक ऐसे शख्स है कि महाराष्ट्र में कोई नहीं जानता, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो आज गृह मंत्री है बल्कि काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं। एक उनकी जो छवि है वो भी बेदाग मानी जाती है और इसी को लेकर जैसे महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में जो बातें हुई खास करके गृह मंत्रालय को लेकर, उसके बाद यहाँ पे दिलीप वळसे पाटिल को लाया गया और उनके ऊपर पूरी दारोमदार जो है गृह मंत्रालय की महाराष्ट्र के वो सौंपी गई। जाहिर सी बात है काफ़ी कद्दावर नेता है और एनसीपी के नेता शरद पवार के एक तरह से परछाई माने जाते हैं, काफ़ी करीबी माने जाते हैं। दिलीप जी नमस्कार और आपका स्वागत है टाइम्स नेटवर्क पर। नमस्ते। लगातार अभी 2 साल हो चुके हैं महाराष्ट्र सरकार को और तीनों पार्टियां इकट्ठा आई थी तो काफ़ी सारी चुनौतियां थी। एक तो अंदरूनी चुनौतियां थी, जाहिर सी बात है तीनों अलग अलग दल है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती देखी गई है पिछले 2 साल में वो गृह मंत्रालय को लेकर देखी गई है। गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई कई बातों को लेकर देखी गई है और ख़ास करके जो केंद्र और राज्य के संबंध है उनको लेकर देखी गई है। तो क्या आपको लगता है कि पिछले 2 सालों में जहाँ तक अब तक जो महाराष्ट्र सरकार यहाँ तक पहुँच पाई है, आगे का जो रास्ता है वो आपको लगता है कि साफ सुथरा होगा या इसी तरह से चुनौतियों से भरा होगा? देखिए कि महाराष्ट्र सरकार के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी कोविड की। 2 साल तक कि कोविड का सामना पूरा देश और वर्ल्ड कर रहा है। तो महाराष्ट्र में भी हमारे महाराष्ट्र की जो पुलिस है इनको ये 2 साल करीब करीब रास्ते पे गुजरना पड़े लोगों के सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद में महाराष्ट्र में कई जगह फ्लड आ गए, कई जगह साइक्लोन आ गए, तो इसके लिए भी पुलिस को काफ़ी काम करना पड़ा। अभी सवाल बनता है लॉ एंड ऑर्डर का। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए महाराष्ट्र की पुलिस हमेशा एक उनकी अलग पहचान जानी जाती है। जैसे कि आपने बताया कि प्राकृतिक आपदा तो थी, लेकिन खास करके केंद्र के साथ जो संबंध रहे हैं वो काफ़ी खटे रहे हैं और राजनीतिक जो पैंतरे हमने देखे हैं, खास करके ऐसे ऐसे मसलों पर। सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड होने के बाद जैसे ही घटनाक्रम हमने देखा है वो पूरी तरह से अगर उसमें देखा गया तो महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं कॉर्नर की जा रही है या फिर कॉर्नर हो रही है। ये क्यों हुआ था? नहीं, ये तो सही है कि महाराष्ट्र सरकार को टाइम टाइम पर यहाँ पर केंद्रीय एजेंसीज के द्वारा कॉर्नर किया जा रहा है और एक रोक लगाने की कोशिश हो रही है। तो अभी ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन महाराष्ट्र में जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, ये तीनों पार्टी का जो गठबंधन है, ये सरकार है, ये सरकार एक स्टेबल गवर्नमेंट के रूप में काम कर रहा है और ये स्टेबल गवर्नमेंट के रूप में काम करेगा और आगे भी बढ़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये सब किया जा रहा है केंद्र की तरफ से? क्योंकि ईडी है, सीबीआई है, एनसीबी है, कई सारी ऐसी एजेंसीज है कि लगातार एक कहीं ना कहीं किसी दल के साथ के जुड़े हुए कोई नेता को बुला रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है? ऐसा है कि मैं डायरेक्ट केंद्र सरकार के ऊपर तो एलिगेशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन केंद्रीय एजेंसी जो आज जिस ढंग से जा रही है ये उनका रूप इसके पहले अभी कभी ने नहीं देखा। आजकल चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, एनसीबी हो, ये सारे एजेंसीज के थ्रू जो एक अलग माहौल, एक डर का माहौल तैयार हो रहा है, उसके पीछे क्या राजनीति है वो राजनीति करने वालों को ही मालूम है। आप भी तो राजनीति करते हैं। नहीं, हम तो राजनीति करते हैं, लेकिन हम ऐसी राजनीति कभी कांग्रेस के ज़माने में, एनसीपी के ज़माने में ऐसी राजनीति किसी को
जानबूझ के कुछ ऐसे डर दिखाने का, उसके ऊपर प्रेशर रखने का, सरकार को दबाने का, ऐसी राजनीति हमने तो कभी नहीं की। लेकिन जैसे परमबीर सिंह का जो वाकया हमने देखा है, जिस प्रकार से एक वैसे ही बड़े अफसर थी, सीनियर अफसर रश्मि शुक्ला को लेकर एक विवाद अभी भी चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी 7 दिनों में उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है। तो आपको लगता है कि जो जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं, इनके ऊपर जो एक पकड़ थी वो पकड़ नहीं रही सरकार की, राज्य सरकार की, और इसीलिए इस तरह की कई सारी बातें सामने आई है जो पूरी तरह से पुलिस दल की जो छवि है उसको एक तरह से उस छवि को पूरा डैमेज कर रखी है इन सभी बातों ने। ऐसे है कि अभी ये दोनों जो केसेस आपने कही वो कोर्ट में है, और जब भी ये मामला सब जुडिस होता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने बोलना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो टेलीफोन टैपिंग के बारे में जो चर्चा सामने आई, या भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर ने जो एक लेटर लिखकर जो एक सनसनाटी तैयार करने की कोशिश की, कि वो चीज़ हुई नहीं, लेकिन उसको लेके एक गवर्नमेंट के गृह मंत्री को, गवर्नमेंट को एक अलग कटघरे में खड़ा करने का कोशिश किया गया। अभी कोर्ट में, न्यायालय में और आयोग के सामने इसकी जांच हो रही है, तो इसमें से तो एक सत्य जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि वाकई में सत्य जो है वो सामने आएगा? क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है, जिस तरह से एंटीलिया को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, वहाँ से शुरुआत हुई, किसी का एक मर्डर हो गया, बाद में उसके आगे चलते खुद सीपी पूरी तरह से एब्सकॉन्डिंग थे, और अभी उनका सस्पेंशन करना पड़ा है। आप यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये सिर्फ एक ही केस नहीं है। अभी इसके पहले भी सुशांत सिंह का केस हुआ, तो सुशांत सिंह का ये मृत्यु होने के बाद जो सामने सारे नारकोटिक्स वगैरह वगैरह आए, जो लोगों को बुलाया गया, एक सनसनाटी उधर भी तैयार की। आज के तारीख तक केंद्रीय एजेंसी ने इंक्वायरी करने के बावजूद भी सुशांत सिंह का आगे क्या हुआ किसी को पता नहीं। आज ये मामला शुरू कहाँ हुआ? ये मामला शुरू हुआ तो एंटीलिया से शुरू हो गया। अभी एंटीलिया के सामने किसी ने कुछ स्फोटक रखा, तो एंटीलिया के सामने का उससे जो फिर हीरोइन का जो मृत्यु हो गया, बाकी सारी वो चीज़ें हो गई। तो अभी वो एंटीलिया का ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है, इसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। इंक्वायरी तो दूसरे बातों की हो रही है। ये हीरोइन का मृत्यु क्यों हुआ, इसके बारे में भी कुछ सामने नहीं आया। कौन जिम्मेदार है ये भी सामने में नहीं आया। लेकिन ये सब बात टर्न करने के लिए अगर भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर कोई गृह मंत्री के ऊपर कुछ आरोप लगाते खत लिखकर, वो भी जो खत जाना चाहिए वो डीजी के थ्रू, एसएस होम के थ्रू मुख्यमंत्री जी तक जाना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं करते हुए डायरेक्ट पब्लिश किया गया, तो ये ऐसी बातें होती रहती है। तो इसका मतलब ये राजनीति की वजह से हुआ है या फिर उन्होंने अपने आप में किया? ऐसे नहीं, इसमें ज़रूर राजनीति है। और मैं ये कहता हूँ कि इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट का बिल्कुल कंट्रोल पुलिस के ऊपर या प्रशासन के ऊपर नहीं है। गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है और गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल बना के रहेंगी। महाराष्ट्र पुलिस में बहुत सारी लॉबियाँ हैं, अपने आप में आईपीएस के भी खेमे हैं, और उन खेमों की वजह से ये सब एक दूसरे के ऊपर चिटाकशी हो रही है, ऐसा लग रहा है? वो तो काफ़ी दिन से सामने आया है, लेकिन इसके बारे में हम यही चाहते हैं कि हम तो सबको विश्वास में लेके, सबको विश्वास देके, क्योंकि उनका जो हमारे कोई भी ऑफिसर्स है, आईएएस ऑफिसर्स है या आईपीएस ऑफिसर्स है, वो तो सिर्फ
गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट सत्ता में है उसके लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन हम उनको ऐसे बांट देंगे इधर उधर, तो वो ठीक नहीं है। तो आपको लगता है कि मुंबई पुलिस की जो छवि इस पूरी वाक़ये से एक तरह से बिगड़ गई है, मनोबल भी मुंबई पुलिस का जो है वो एक तरह से कम हो गया है, आपको लगता है उसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं उसके लिए? मैं ये बिल्कुल मानता नहीं कि मुंबई पुलिस की स्थिति बिगड़ी है या मनोबल ख़त्म हुआ है। मुंबई पुलिस की स्थिति बिल्कुल अच्छी है और उनका मनोबल भी ऊंचा है, और मुंबई पुलिस अपना काम एकदम उनके एबिलिटी के साथ कर रहे हैं। एक और बात आपको पूछनी है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार तीनों पार्टियों को लेकर चला रही है, तीनों पार्टियों में जिस तरह से आपसी संबंध होने चाहिए सरकार चलाने के लिए जो होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि वो माहौल जो है वो बना हुआ है? क्योंकि ओबीसी को लेकर अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो बातें करी थी, खास करके सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बोला है कि अब आपको ओबीसी का आरक्षण नहीं देना है, आपको जनरल कैटेगरी में ही 27% का जो आरक्षण रखा था वो उसी में लेके जाना है। तो नुकसान हो गया है ओबीसीओ का। हाँ, अभी ऐसा है ना कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो आरक्षण दिया था, लेकिन कुछ लोग न्यायालय में गए, उन्होंने उसको चैलेंज किया। निर्णय तो न्यायालय ने दिया है और उसके कारण आज की स्थिति पैदा हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की सभी पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, और ओबीसी को जब तक आरक्षण नहीं दिया जाता, जब तक ये हमारे महाराष्ट्र में ये जो स्थानिक स्वराज्य संस्था है इनके चुनाव नहीं होना चाहिए। ये हमारी सबकी भावना है। जो ओबीसी आरक्षण के साथ है वही भावना हमारी मराठा आरक्षण के साथ है, वही भावना हमारी मुस्लिम आरक्षण के साथ है। एम्पिरिकल डेटा की मांग की थी राज्य सरकार ने, वो एम्पिरिकल डेटा आपको मिला नहीं केंद्र की तरफ से, ना ही केंद्र ने बताया। केंद्र ने तो ये कहा है कि वो एम्पिरिकल डेटा जो आपने मांगा था वही गलत है, उनके पास जो डेटा है पड़ा हुआ। तो आपकी भी एक जिम्मेदारी थी कि ये डेटा जो है वो इकट्ठा करने की, और उस तरह का एक जो भी प्रयास करना था वो प्रयास करते हुए महाराष्ट्र सरकार नहीं दिखाई दी। नहीं, देखिए, ये डेटा कलेक्ट करने में काफ़ी समय लग सकता है। तो हमारी ये सबकी सोच थी कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कुछ डाटा इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, तो वो डाटा उन्होंने हमको देना चाहिए। अभी गवर्नमेंट दूसरे फोरम पे बताती है कि ये डेटा एकदम बिल्कुल बराबर है, इस पर कोई कमियां नहीं है, और कोर्ट में बताती है कि ये डेटा फुल प्रूफ नहीं है। तो ये केंद्र सरकार की जो अलग अलग भूमिका है, यानी स्टैंडिंग कमेटी के सामने वो अलग बोल रहे हैं, कोर्ट के सामने अलग बोल रहे हैं। अगर पहले ही बता देते थे कि ये डेटा ये नहीं है, लेकिन इतने दिनों से जब भी सरकार ये डाटा की मांग कर रही थी, महाराष्ट्र सरकार, जब भी केंद्र सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, आज केंद्र सरकार को कोर्ट में कहना पड़ा कि ये परिपूर्ण डेटा नहीं है, और इसीलिए अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये डेटा कलेक्शन का काम शुरू करेगी। लेकिन फिर चुनाव होंगे विदाउट ओबीसी आरक्षण के सिवा चुनाव होंगे, फिर BMC है, बाकी सात इसके बारे में रुकना होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इसका निर्णय लेना है। उन्होंने तो हमारे पास भी बोल दिया है कि हम जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया वैसे हम चुनाव ले लेंगे। नहीं, जब तक उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक उसके ऊपर राय देना ठीक नहीं होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को इसमें स्टैंड लेना है, और इलेक्शन कमीशन को भी सरकार ने यही कम्युनिकेट किया है कि जब तक ओबीसी का ये आरक्षण का मामला नहीं सुलझाया जाता है, जब तक इलेक्शन मत लो, क्योंकि कोई भी समाज के ऊपर अन्याय करना हम नहीं चाहते। तो मुंबई BMC के चुनाव से लेकर जो 7 चुनाव होंगे लगभग बाकी बड़ी महापालिकाओं के, तो महाराष्ट्र सरकार पक्ष में नहीं है कि वहाँ चुनाव हो जब तक ओबीसी आरक्षण वहाँ पे प्रस्तापित नहीं होता। हाँ, ये महाराष्ट्र सरकार के गवर्नमेंट ने कैबिनेट में निर्णय किया हुआ है कि इसके बारे में
इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर उनको बताना है कि ये पहले आरक्षण का मामला सुलझाने दो, बाद में इसके बाद में आप इलेक्शन लेने का सोचो। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ पे महाराष्ट्र में माहौल लगातार कुछ घटनाएं हुई, आप आने के बाद ही एक वहाँ पे राइट हुई थी, अमरावती में राइट हुई थी, मालेगांव में तनाव था, और 2-3 जगह पे इस तरह की घटनाएं होने शुरू हुई थी, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटना जो है वो ठेस पहुंचाएगी एक तरह से यहाँ की सरकार की स्थिरता को? पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मालेगांव में कोई राइट नहीं हुई और अमरावती में भी कोई राइट नहीं हुई। कुछ इंसिडेंट हो गए, लेकिन कोई एक संगठन बांग्लादेश में हुई घटना के ऊपर वो महाराष्ट्र में उसका इशू निर्माण करती है और बंद का ऐलान करती है। मालेगांव में लोग बाहर निकले, लेकिन मालेगांव में कोई भी हिंसा की घटना नहीं हुई। अभी जो दूसरी बात है कि अमरावती में जो हुआ, तो पहले दिन जब भी ये संगठन के इशारे पर जो मोर्चा निकला वो भी शांति से ख़त्म हो गया, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन दूसरे दिन जो बंद का कॉल दिया गया राजनीतिक पार्टी की तरफ से, वो बंद के कॉल में वो दिन कुछ घटनाएं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो सब लोग अपने स्टेट के बारे में सोच रहे हैं, अपने राज्य के बारे में सोच रहे हैं, उनको शांति बनाए रखने के लिए मदद करना चाहिए। लेकिन ये जो अच्छी बात हुई कि वहाँ पे कुछ फैलाव नहीं हुआ, किस तरह से फसाद नहीं हुआ, वहाँ पे बढ़ने लगे, तो आपने वो स्थिति जो है वो काबू में ला ली। लेकिन अभी हाल ही में जो एमआईएम का मोर्चा निकला था, औरंगाबाद से यहाँ तक आया था, तो आपको लगता है कि ये सब जो घटनाएं हो रही है उसमें भी एक राजनीति है, उसमें भी एक तरह से माहौल ख़राब करने का काम हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि जो रैलीज़ है वो जाहिर सी बात है रैलीज़ होनी चाहिए राजनीति में? ऐसे है कि ये घटना सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रही, अभी पूरे देश में अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर जब भी अलग अलग भूमिका ली जा रही है और एक्सट्रीम भूमिका ली जा रही है, इसका ये तो असर है ना। अभी जब भी ओबीसी समाज के लोग आरक्षण के लिए आग्रह करेंगे, तो मुस्लिम समाज के लिए भी एमआईएम ने इसके बारे में आरक्षण के लिए कोई मोर्चा निकाला। लेकिन हमारा यही कहना था कि कोविड की जो स्थिति है, ये कोविड की स्थिति ध्यान में रखते हुए अभी इसमें किसी ने भी रास्ते पर आकर, और स्पेशली वो माइक्रोन का जो खतरा सामने आ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि महाराष्ट्र में एक फेयर माहौल है, एक तरह से कहीं डर नहीं है? और अगर डर नहीं है तो फिर यहाँ पे कुछ कॉमेडियंस जो थे, कुछ लोग थे हाल ही में जो कुछ अपनी बात कहना रखना चाह रहे थे, उनको कोई एक शो करना था, उसको धमकियाँ मिली, और किसी संगठन से धमकियाँ मिलने के बाद उन्होंने शो अपने जो है वो कैंसिल कर दिए। क्या उन्होंने किसी तरह का संरक्षण मांगा था महाराष्ट्र सरकार के पास, या महाराष्ट्र सरकार इस तरह के अगर कोई प्रोग्राम्स होते हैं, कॉमेडियंस आते हैं, उनको कुछ बात रखनी होती है, विवाद तो हो सकता है उससे, लेकिन क्या महाराष्ट्र सरकार उनको एक फेयर माहौल दिलवा सकेगी? ये फेयर माहौल में अगर उनको प्रोग्राम करना है तो उसी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जिससे स्थिति बिगड़ेगी ऐसा कोई चीज़ नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि महाराष्ट्र के सामने और देश के सामने और बहुत चुनौतियां हैं, और उसका सामना करते हुए जब भी सरकार व्यस्त है, पूरा प्रशासन व्यस्त है, जब भी ऐसे कुछ नए इश्यूज सामने नहीं लाने चाहिए, ये महाराष्ट्र सरकार की सोच है। एक आखिरी सवाल, जैसे अब 2 साल हो चुके हैं सरकार को, तीनों पार्टियां हैं। एक दिन पहले ही शायद जो पुराने नेता है कांग्रेस के, अशोक चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने बोला है कि हमारी वजह से जो सरकार है एक तरह से टिकी हुई है। तो क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस को भी विश्वास में लेकर सरकार चलाई जा रही है? बिल्कुल, तीनों पार्टी इकट्ठा आकर, हमारी जो तीनों पार्टी की जो कोर कमेटी है, वो कोर कमेटी सारे निर्णय लेती है, और ये सरकार टिकी है तो कांग्रेस का भी सहभाग है,
शिवसेना का भी सहभाग है, राष्ट्रवादी का भी सहभाग है। सभी लोगों का सहभाग होते हुए ये सरकार चल रही है और सब लोग आपस में एकदम विश्वास रख के काम कर रहे हैं। जी, लेकिन 5 साल कई कई लोग पूछते हैं, क्योंकि पता नहीं कहाँ से ये विवाद चलता है। लोगों का कहना है कि ये सरकार 5 साल टिकेगी। ये सरकार बिल्कुल 5 साल पूरी करेगी, अपना काम करेगी। पहले 2 साल तो कोविड की स्थिति में सरकार को काफ़ी समय और सारे एफर्ट्स लगाने पड़े, लेकिन अभी इसके आगे इलेक्शंस भी है। इलेक्शंस और बाकी डेवलपमेंट के जो वर्क करने हैं, जो आर्थिक स्थिति सुधारनी है, वो काम करेंगे और इसके लिए हम बिल्कुल 5 साल सरकार चलाएंगे और 5 साल के बाद फिर से हम सत्ता में आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे दिलीप वलसे पाटिल, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, और सीधी बात उन्होंने बताई है कि पिछले 2 सालों में जो चुनौतियां महाराष्ट्र सरकार के सामने आई थी, उन चुनौतियों को लेकर अब महाराष्ट्र सरकार सतर्क हुई है और आने वाले 3 साल पूरे करेगी। और साथ साथ इन 3 सालों में महाराष्ट्र सरकार किसी तरह का संघर्ष नहीं चाहती है केंद्र सरकार के साथ, और जो भी बाधाएं आ रही है खास करके केंद्र और राज्यों के संबंधों में, उन बाधाओं को कमी करने का प्रयास भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। और साथ साथ इस 5 साल की जो सरकार की एक गठबंधन बनी हुई है, उसे उनका बिल्कुल भरोसा है कि ये गठबंधन बनी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ मिरर नाउ और टाइम्स नेटवर्क के साथ।